अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में शाया होने वाले नॉवेल्स आप लोगों को कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग में, यूट्यूब पर कहीं पे भी नज़र आए, आपने बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताना है। मोहब्बत और शजर ममनूआ दीपा शेख के कलम से माखूज़ एक मोहब्बत, गलतफ़हमियों और एक इंसान की नादानियों या कह लो कि जिन चीज़ों के हवाले से उनको बताया नहीं गया था, वो कैसे उसे ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं और किस तरह से उसको किस मोड़ पर ला खड़ा करते हैं, उस हवाले से ये कहानी है। आप इसको जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे आपको अंदाज़ा होता जाएगा।
किस्त नंबर 21 के साथ हम लोग हाज़िर हैं। ईसा सनाबे को अपने साथ लेकर आ गया है। अब सनाबे की कंडीशन ऐसी है कि वो उस पर एतबार नहीं कर पा रही और जो-जो उसके अंदर महरूमियाँ हैं, वो ईसा से लेना चाहती है, लेकिन ईसा को वो देना भी नहीं आ रहा। दोनों नादान हैं अपनी-अपनी जगह पे। अब किसी को कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इस तरीके से वो दोनों ही एक्सपोज़ हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक-दूसरे को सनाबे तो ख़ास तौर पे ईसा के पास नहीं रहना चाहती। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से है सही, लेकिन ईसा उसकी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके उसको अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो अब उससे मोहब्बत की हदूद से भी आगे निकल कर उसे चाहता है। उसे इश्क की बुनियाद अगर कही जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो अब उसे इश्क की इंतहा तक चाहता है। लेकिन सनाब अभी भी उसकी हर छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर उससे नाला है, उससे मुतनफ़्फ़र होती जा रही है कुछ लोगों के रवैयों की वज़ह से। तो अब वही हालात चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं चाहिए, तो आप इसको म्यूट कर दीजिए। जिनको चाहिए वो बेशक ऐसे ही रहने दें और वीडियो को आप पॉज़ करके स्लाइड्स को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके इसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाश्ते के बाद हॉस्पिटल जाकर इसकी ड्रेसिंग करवाई थी। अच्छा, शाम को मेरे कुछ मेहमान आएँगे। हस्बैंड वाइफ़ हैं। मैं दरअसल किसी के साथ मिलकर कार्स की डीलिंग भी करता हूँ। बस इसी सिलसिले में वो आएँगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उनके सामने आओ। इस्तांबुल की भवें उचकी थीं, लेकिन आगे से कुछ नहीं बोली थी। ईसा ने पहले ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि पिछली बार वो नाराज़ थी। इसी बात पर हुई थी कि ईसा ने इसे जाने का देर से बताया था। अपने मेहमानों के साथ इसकी मीटिंग घंटा से बढ़कर ऊपर हो गई थी। उधर सनाबला गुस्से में आ रही थी। तभी भी बाहर की साइड से इसने आवाज़ें सुनी थी। इसने स्लाइड्स को थोड़ा नीचे करके देखा। ईसा मेहमानों के गले लगता ही नहीं अलविदा कर रहा था। अपनी बीवी को बंद करके रखता है और दूसरों की बीवी से कैसे गले मिल रहा है। बहुत मुनाफिक इंसान है। स्लाइड्स को बंद करते हुए वो बोली। वो खुशी से अंदर आया था। इसकी कार सेल हो गई थी। तभी वो भी कमरे से बाहर निकली थी कि वो उसे कुछ कहती। इसकी नज़र डाइनिंग पर पड़ी लवाज़मात के साथ वाइन्स की बोतलों पे भी पड़ी। स्नाबल की आंखें फटी थीं। ईसा भी इसकी आंखों के मफ़हूम को भाँप गया था। वो खाली बॉटल्स को उठाने के लिए आगे बढ़ा था। स्नाबल के अंदर भी पिछले 2 दिन से भरा बॉक्स बाहर निकलने वाला था, जिसका सबब ये बोतलें बन रही थीं। तुम्हें शर्म है कि नहीं? हराम चीज़ को घर लाते हुए ज़रा एहसास नहीं हुआ? ईसा पहले ही उसके इस तरह बात करने पर हैरान हुआ, फिर इग्नोर करते हुए बोला, मैं ये मेहमानों के लिए लाया था। वाह! कह कौन रहा है? जब तुम लाए हो, तो पी नहीं होगी? मैंने नहीं पी, वो तुरश लहजे में बोला। तुम्हें झूठ बोलते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? वो बात करते तमीज़ के दायरे से बाहर निकल रही थी। ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? और जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने नहीं पी तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? यकीन और तुम पर वो इस्तेहसाइया हँसी। ईसा को इसका हँसना ज़हर लगा था। तुम पीते हो, फिर झूठ बोलते हो। तो फिर मैं 5 दिन से क्यों नहीं पी रहा था? बोलो। वो चिल्लाकर दो-बदो बोला।
पल में वो चुप हो गई पल में वो चुप सी हो गई थी। अल्लाह अकबर! तभी ईसा के मोबाइल का अलार्म बजा था। ये मखसूस टोन उसने नमाज़ों के औकात के लिए रखी थी। वो ज़रा संभला था पर स्नाबल नहीं। इसने वाइन की बोतलें उठाकर डस्टबिन में फेंकी। जब मैं नमाज़ पढ़ कर आऊँ ये टेबल साफ़ होनी चाहिए। ये इसका पहला काम था जो ईसा ने इसको करने के लिए कहा था। पता नहीं क्यों? या शायद वो बात का रुख फेर देना चाहता था। लेकिन इसी बात और अंदाज़ ने मुकाबले को और तपाया था। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद करो। वो कहती इसका रद्द-अमल देखे बगैर कमरे में चली गई। ईसा ने सख्ती से होंठ खींचे। स्नापन इसकी हर सोच को उलट रही थी। वो भी टेबल को छोड़कर गुस्से से बाहर निकल गया था। वो 5 दिन से इसके आगे-पीछे फिर रहा था। इसकी कड़वी बातों को सुनकर इग्नोर कर रहा था। यही सोचकर कि इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता सनाबा का दिलो-दिमाग इसकी तरफ माइल हो जाएगा। पर वो गलत था। वो दिल में बातों का इतना बोझ लिए बैठी थी कि उसे अच्छाइयाँ उसकी नज़र ही नहीं आ रही थी। और ये बात किसी भी शौहर के लिए तकलीफ का बायस हो सकती है। बीवी की तरह शौहर भी सताइश चाहता है। इस पर अपना पैसा, अपना वक़्त खर्च करने के बाद वो बीवी को अपना एहसानमंद देखना चाहता है। अब मर्द ऐसा ही है, क्योंकि बहरहाल वो यही मुराद के लिए पैदा किया गया है। मर्द को जब गुस्सा आए, वो अपनी जगह से हट जाए, वो बाहर निकल जाए। याह्या अहमद के फ़ॉर्मूले के मुताबिक वो बाहर निकल आया था और जिसकी गलती ज़्यादा हो, बात उसे ही शुरू करनी चाहिए। गलतियाँ तो ख़ैर ईसा की बहुत-बहुत बड़ी थीं, लेकिन फ़िलहाल वो इस फ़ॉर्मूले को पीछे कर घर में दाखिल हुआ था। वो लॉन से गुज़रते डाइनिंग एरिया की तरफ देखा। टेबल को ऐसे ही पड़ा देखकर इसको गुस्सा आया था और फिर इस गुस्से की हालत में उसने वो किया, जो पहले कभी ना करता था। उसने आगे बढ़कर डाइनिंग को साफ़ किया। 10 मिनट के अंदर वो ये काम ख़त्म करके कमरे में आया तो वो मुँह लपेटे सो रही थी। वो जानता था वो सो नहीं रही, बस इसे इग्नोर करने के लिए ऐसा कर रही है। वो खामोशी से स्टडी में आ गया। अपना लैपटॉप खोले वो चेयर पर बैठ गया था, पर इसका दिमाग खाली था। हालाँकि इसको शेख अनहान के तय किए गए प्रोजेक्ट पर काम करना था। जल्द से जल्द डिज़ाइन्स बनाकर भेजने थे, लेकिन वो अपने काम में यकसुई नहीं ला पा रहा था और इसे पहली बार हुआ था। इसने लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे किया और उठ खड़ा हुआ। कमरे में आकर लाइट ऑफ करते वो भी लेट गया था। वो जानती नहीं थी कि वो इग्नोर करने में इसका भी बाप था। अपनी इसी पुरानी रवैश पर आ जाना तो मुकाबले को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। लेकिन फिलहाल तो वो सनाबल के आगे घुटने टेक रहा था और इसके मामले में मजबूर था, ये बेबस कर दिया था। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुबह वो इसी तरह अपने रूटीन के साथ उठकर नाश्ता किए चला गया। पहली दफ़ा हुआ था कि उसका नाश्ता बनाकर नहीं गया था। सनाबल के चलने की शुरुआत हो चुकी थी। क्या समझता है कि मैं नाश्ता नहीं बना सकती? कम से कम इसके बदमज़ा नाश्ते से तो बेहतर ही बनाऊंगी। जो वक़्त गुज़रना जा रहा था, सनाबल का गुस्सा बढ़ रहा था। वो बम बनी बैठी थी, जो किसी भी टाइम फट सकता था। आज ईसा का फ़ोन भी नहीं आया था, हालाँकि वो उसे फ़ोन ज़रूर करता था। हल्की चीज़ें भी इसके गुस्से को हवा दे रही थीं। दोपहर में सनाबल ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, जो फ्रिज में पड़ा था वही खा लिया था। रात तक उसे महसूस हो गया था वो बाहर से कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आएगा। तभी फ्रीज़र में रखे चिकन को निकाल कर उसने पकाया था। ढूँढने के बाद भी उसे किसी किस्म के मसाले नहीं मिले थे। ना प्याज, ना अदरक लहसुन। हद है, इसके किचन में पैकिंग फूड ही होता था। वही मसाला डालकर बना लेता था।
फिर इसे जो चीज़ें नज़र आईं वही डालकर बना दिया। ये खाया किसके साथ जाएगा? ना आटा था, बस फ्रिज में ब्रेड थी। इसने गुस्से से कैबिनेट को बंद किया था। वो अमूमन 6 से 7 के दरमियान आ जाता था, लेकिन आज 9 बजे आया था, बिना सलाम किए। लेकिन जूतों की आवाज़ को थोड़ा भारी किए वो घर में दाखिल हुआ था। डाइनिंग पर बैठी सनाबा ने उसे चौंक कर देखा, पर वो उसे देखे बगैर अपने कमरे में चला गया था। वो खाना टेबल पर रख के बैठ गई थी। वो खाना चाह रही थी, पर लाशौरी तौर पर खाना छोड़कर वो इसका इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो अगले 15 मिनट तक भी नहीं आया था। ये मुझे इग्नोर कर रहा है, यही सोचना सनाबा के लिए नाकाबिल यकीन था। कम से कम वो 6 दिन में वो इसे ये बार-बार करवा चुका था कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, पर अब वो गुस्से से उठती तन-तन करती कमरे में आई, जहाँ वो बेड से टेक लगाए मध्यम आवाज़ में टीवी देख रहा था। वो उसके और टीवी के दरमियान आकर खड़ी हो गई। "मैं वहाँ खाने पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ बैठे टीवी देख रहे हो?" उसने नज़र भरकर सनाबा को देखा। "मैं खाना खाकर आया हूँ, अब हटो, मुझे टीवी नहीं नज़र नहीं आ रहा।" ईसा ने सर्द मेहंदी से मुख्तसर जवाब दिया। इस बात पर सनाबा के नथने फूले, पर मुझे रास्ता हुआ था, वो वापस मुड़ गई थी। इतनी बेइज्जती, समझता क्या है खुद को? मैं ये बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। वह चीख कर बोली थी। ईसा को इसकी आवाज़ तो आई थी, लेकिन क्या कहा उसे समझ नहीं आया था। स्नाबी बेचारे का एक मसला सबसे बड़ा ये था कि उसे बचपन से जलना तो आता था, पर जलाना नहीं आता था। अभी भी वो अपनी फितरत के खिलाफ जाकर रिएक्ट कर रही थी। इससे बेइज्जत नहीं कर सकते तुम मेरे ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हो तुम मेरी। ये कहते हुए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने धार से खाने की प्लेटों को सिंक में फेंका। प्लेट्स टुकड़ों में बटी, फिर गिलासों को ज़ोर-ज़ोर से सिंक में फेंका। इतनी खामोशी में ये आवाज़ ईसा को भी चली गई थी। इसकी भवें सिकुड़ीं। फिर से आवाज़ आने पर वो रिमोट को रखता उठ खड़ा हुआ। किचन में आकर एक नज़र उसे देखा, फिर सिंक को। इसकी आँखें खुली। तुमने बर्तन तोड़े हैं? वो गैर यकीनी के अंदाज में बोला था। हाँ, तोड़े हैं तो? वो जा रही है वाले अंदाज में बोली। तो ये इतनी महंगी क्रॉकरी थी, वो भी मेरे हक हलाल की कमाई की। वो जताकर बोला। हक हलाल? ये जो हराम पीता हो, हराम खाता हो, इसकी कमाई भी हराम की ही होगी ना? स्नाबल, वो गुस्से से इसका हाथ दबोचता हो आया। हराम की बात पर इसकी आंखें सुर्ख होना शुरू हो चुकी थी। गिरफ्त इसके बाजू पर सख्त हो गई थी। स्नाबल घबराई थी। पल में वो इसे पुराना वाला हिस्सा लगा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वो उसकी गिरफ्त से मचली। ईसा की गिरफ्त ढीली पड़ते ही वो दूर हुई थी। मैं मैं डैड को बताती हूँ, फिर देखना। वो उसे धमकी देती अंदर की जानिब भागी। वो सांस खींचते रह गया। वो तेजी से चलता उसके पीछे आया था। वो फ़ोन उठा रही थी। "नाबिल, फ़ोन दो इधर, हम बैठकर बात करते हैं।" ईसा ने उसके करीब आते ही कहा। "क्यों दूँ, हाँ? अब मैं नहीं, डैड ही तुमसे बात करेंगे।" वो रोते धमकी देते मोबाइल ऑन कर रही थी। तभी ईसा ने आगे बढ़कर इसके हाथ से मोबाइल छीना था। स्नाबिल ने भरपूर रोते एक नज़र ईसा को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर मोबाइल लेना चाहा। ईसा ने हाथ पीछे कर लिया था। तभी स्नाबिल ने इसके हाथ और सीने पर थप्पड़ मारे थे। "रखो, मरो।" ये कहती हुई वो रोती हुई बाहर निकल गई थी। इसकी हिम्मत बस इतनी सी ही थी, और उसके निकलते ही वो सर पर हाथ फेरे बेड की पायंती पे बैठ गया था। ये कर क्या रही है?
ईसा की ज़िंदगी में सैकड़ों लड़कियाँ आई थीं। फिल्स की तरह अपना आप लुटा देने वाली, लिज़ियाना की तरह टेटवा दबा देने वाली। लेकिन स्नेबल जैसी लड़कियों से उसका वास्ता नहीं पड़ा था। वो तनकर सामने भी आ जाती, फिर मुकाबले से डर कर बिना बदला लिए पीछे हो जाती। पल-पल इसके मूड बदलते, वो समझ नहीं पा रहा था कि इससे कौन-सी बात करनी है, कौन-सी नहीं। फिलहाल वो इसके लिए अजीब-सी साबित हो रही थी। इसने उठकर मोबाइल साइड टेबल के अंदर रखा। वो वादा आकर फिर से फ़ोन ही ना कर दे। वो पहले भी शिकायत जाने पर डैड से इसकी सबकी उठा चुका था। वो बाहर आया था। लाउंज के सोफे पर बैठी वो रो रही थी। ईसा के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो इसकी तरफ आए बगैर किचन में चला गया। फिर सिंक में से टूटे बर्तन निकाल कर डस्टबिन में फेंके। फिर वापस अपने रूम में आकर लेट गया। अब से मैं इससे बात नहीं करूँगा। गलती इसकी है, वो आए मेरे पास। लम्हे गुज़र रहे थे और वो बेसुकून हो रहा था। आखिरकार वो गहरी सांस लेता कंबल परे करता उठ गया था। जानता हूँ मुझे ही जाना होगा, वो कभी नहीं आएगी। यही सोचते वो बाहर आया था। फ्रिज में से पानी निकाल कर गिलास भरकर पानी पिए जैसे हौसला पैदा कर रहा हो। फिर पानी से भरा गिलास लिए इसके पास आया, टेबल पर गिलास रखते हुए उसके पास बैठ गया। वो हल्का सा सिमटी थी। वो गौर से इसका चेहरा देख रहा था। बेतहाशा रोते इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो इसे देखता ही रह गया, जो फराटे से रोती हुई बोल रही थी। क्यों कर रही हो ये सब? क्या मसला है? तुम हो मेरा मसला। तुम हो सबसे बड़ा मसला। तुम मेरी ज़रा इज़्ज़त नहीं करते। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे ज़लील ही किया है। अभी भी तुमने ज़ोर से हाथ पकड़कर मेरी इंसल्ट की है। तुम्हें मेरा ज़रा ख़्याल नहीं, इतनी सी भी मेरी चाहत तुम्हारे दिल में नहीं है। लोग क्या नहीं करते अपनी बीवियों के लिए, और तुमने कमरे में एक फूल तक नहीं रखा। कितना दिल दुखा है मेरा, सबकी महसूस हुई है। वो बहुत बात अधूरी छोड़कर रोने लगी, और ईसा ने उसे उकसाया। वो अपनी नाक साफ करती फिर से शुरू हुई। और ये कि तुम्हें मेरा ज़रा ख़्याल नहीं, मुझे भी अपने साथ कहीं नहीं जाते हो। पर तुमने लेकर क्यों जाना है? ये सब तो वो करते हैं जिनको अपनी बीवियों से मोहब्बत होती है, और वो तुम मुझसे करते नहीं हो। मिकाएल भाई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर जगह लेकर जाते हैं, ढेरों-ढेर तोहफ़े देते हैं, और तुम्हें तो मेरा ज़रा ख़्याल ही नहीं है। और शायद वो संदे से इतना प्यार करता है, पर हर वक़्त आगे-पीछे फिरता है, और तुम्हें तो मेरी ज़रा कदर ही नहीं है। तुम्हें तो ये भी ख़्याल नहीं है कि इसको कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसके लिए चाय की पत्ती ही खरीद लूँ। ज़रा एहसास नहीं है तुम्हें मेरा। वो रोते हुए बेरब्त जुमले फेंकते अपने दुखड़े बयान कर रही थी। वो इसे देखता ही रह गया, जो फराटे से रोती हुई बोल रही थी। क्यों कर रही हो ये सब? क्या मसला है? तुम हो मेरा मसला। तुम हो सबसे बड़ा मसला। तुम मेरी ज़रा इज़्ज़त नहीं करते। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे ज़लील ही किया है। अभी भी तुमने ज़ोर से हाथ पकड़कर मेरी इंसल्ट की है। तुम्हें मेरा ज़रा ख़्याल नहीं, इतनी सी भी मेरी चाहत तुम्हारे दिल में नहीं है। लोग क्या नहीं करते अपनी बीवियों के लिए, और तुमने कमरे में एक फूल तक नहीं रखा। कितना दिल दुखा है मेरा, सबकी महसूस हुई है। वो बहुत बात अधूरी छोड़कर रोने लगी, और
ईसा ने उसे उकसाया। वो अपनी नाक साफ करती फिर से शुरू हुई। और ये कि तुम्हें मेरा ज़रा ख़्याल नहीं, मुझे भी अपने साथ कहीं नहीं जाते हो। पर तुमने लेकर क्यों जाना है? ये सब तो वो करते हैं जिनको अपनी बीवियों से मोहब्बत होती है और वो तुम मुझसे करते नहीं हो। मिकाएल भाई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर जगह लेकर जाते हैं, ढेरों-ढेर तोहफ़े देते हैं और तुम्हें तो मेरा ज़रा ख़्याल ही नहीं है। और ज़ैद वो सुंदर से इतना प्यार करता है, पर हर वक़्त आगे-पीछे फिरता है और तुम्हें तो मेरी ज़रा कदर ही नहीं है। तुम्हें तो ये भी ख़्याल नहीं है कि इसको कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसके लिए चाय की पत्ती ही खरीद लूँ। ज़रा एहसास नहीं है तुम्हें मेरा? वो रोते हुए बेरब्त जुमले फेंकते अपने दुखड़े बयान कर रही थी। इस वक़्त वो ईसा से मोहब्बत, इज़्ज़त, चाहत, मान, हर एहसास में शिद्दत चाहती थी। वो सारे हकूक़ वसूल कर लेना चाहती थी जो वो इर्द-गिर्द देखती थी, लेकिन बदले में इसके हकूक़ पूरे करने से कासिर थी। अभी कुछ और कहना है? उसके चुप होने पर वो बोला। वो मुँह बसूर कर और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खामोश हो गई। पानी पियो। नहीं पीना। फट से जवाब आया था। मत पियो। ईसा ने गिलास टेबल पर पटका। बस यही यही बात मुझे तुम्हारी बुरी लगती है। ये पानी तुम्हें मुझे ज़बरदस्ती पिलाना चाहिए था। ओह मेरे खुदाया! ईसा ने सर पर हाथ फेरते हुए सोफ़े की पुष्ट से खुद को टिका दिया। वो क्या चाह रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था। वो कई लम्हे साकिब-सा बैठा अपनी उसे गहरी नज़रों से देखता रहा। इसकी नज़र में वो एक बेकार, निकम्मा, घटिया और खुदगर्ज़ टाइप का शौहर था। कुल मिलाकर उसको यही बात समझ में आई थी कि वो इस तरह से महरूमी का शिकार थी। साबिर कब तक माज़ी में फँसी रहोगी? मैं मानता हूँ कि बहुत बुरी हरकत की थी मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो हरकत मैंने बचपन में की थी। कोई बड़ी उम्र का लड़का नहीं था मैं। और फिर क्या इस हर दिन के बाद मैंने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की? ठीक है, हमारे घर का माहौल शरारतों वाला नहीं था, लेकिन जितना मैंने तुम्हें तंग किया वो मेरा बचपना था। बच्चे ऐसे ही कर जाते हैं। साबिर ने अश्कज़दा नज़रों से उसे ऐसे देखा जैसे इसकी तवज्जो के लिए इसकी काबिल कबूल ना हो। तुम शरारत नहीं करते थे, तुम मुझे तकलीफ़ देते थे। जानता हूँ मेरी हरकतें तुम्हें अज़ियत देती थी। इन्हीं बातों की वज़ह से मैं तुमसे शादी की रात ही माफ़ी माँगना चाहता था। लेकिन फिर तुम्हारे रवैये की वज़ह से मैं खामोश हो गया था। मुझे लगा कि यहाँ लाकर तुमसे माफ़ी माँगूँगा, पर यहाँ पर भी खैर, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं दिल से इसकी माफ़ी माँगता हूँ। एकदम से नावल ने उसे नज़र उठाकर देखा। ये क्या किया गया था? वो इसके जलते वजूद पर ठंडा पानी फेंक गया था। लावे का मुँह बंद कर दिया था। वो कब से ये सुनना चाहती थी। स्नाबल को अजीब सुकून मिला था। और ख़्याल? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रख रहा? मैं पिछले 6 दिन से तुम्हारा ख़्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी चाहत है। ये कहते हुए ईसा ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा था। स्नाबल के जिस्म में करंट सा गुजरा था। इसका सर ईसा के गर्म हाथ में बेजान सा हो रहा था। अगर चाहत ना होती तो मैं कब का किसी और से रिश्ता बना चुका होता।
17 साल से हमारा रिश्ता जुड़ा है। कम से कम तुम्हें छोड़ने के लिए मेरे पास बहुत मौक़े और अरसा था, लेकिन किसी एक दिन भी मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। और इज़्ज़त, साबित तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता? तुम वो हो जिसने मुझे इज़्ज़त करना सिखाया, ना सिर्फ़ दूसरों की, बल्कि खुद अपनी ज़ात की भी। स्नाबल का रोना थमा था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो स्नाबल। ये कहते ही उसने बेखुदी में इसके गिर्द बाजू हमाल किए थे। पता नहीं क्यों, इस लम्हे वो पीछे नहीं हुई थी। इसका ध्यान इसके लफ्ज़ों पर था, इतनी कि शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें याद है, तुम मेरे लिए एक नोट छोड़ कर गई थी? स्नाबल ने नज़र उठाकर देखा। इस एक नोट ने मेरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया था। ये नोट कदम-कदम पर मुझे अपनी औकात याद दिलाता था और आज भी मुझे अपनी हैसियत, अपना मुकाम भूलने नहीं देता। वो उसे गौर से सुन रही थी। वो ईसा की दी हुई ज़िल्लत महसूस करती थी। कमज़ोर थी, लड़ नहीं सकती थी। इसी तकलीफ़ में वो ये नोट लिख कर गई थी कि मैं नहीं, अल्लाह ही तुझे ज़लील कर देने पर कादिर है। लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा, ऐसा तो उसने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। इसकी ये बात उसे अच्छी लग रही थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हैरत से जनाबों की आंखें फटी थीं। इसने बेयकीनी से ईसा को देखा। इस बात से न इसके रोंगटे खड़े हुए थे, ना दिल की धड़कन बदली थी। ये बेयकीनी की इंतहा थी। सामने बैठा शख्स इसकी कैफियत को समझ सकता था। मोहब्बत का जज्बा इन दोनों के लिए ही अजनबी था। क्या मोहब्बत मुझ जैसी लड़कियों के नसीबों में हो सकती है? वो खुद से ये सवाल कर रही थी। लेकिन ये मोहब्बत कब और कैसे हुई मुझे कभी इसके बारे में न पूछना, क्योंकि इसका जवाब मैं खुद नहीं जानता। बस लगता है तुम हो तो सब कुछ है, तुम ना हो तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। वो बहुत संजीदगी से उसे अपने करीब किए कह रहा था। वो कभी भी लफ्ज़ों से खेलने वाला खिलाड़ी नहीं था। इसके अल्फाज़ सीधे होते थे, चाहे मुकाबले के दिल पर उतरे या ना उतरे। लेकिन यास नावल को पहली बार इसकी कुर्बत, इसकी बातें बुरी नहीं लग रही थी। वह कहीं और ही तैर रही थी, शायद हवाओं में। हाँ, यहाँ तुम ठीक हो कि मैंने तुम्हारे आने पर कोई स्पेशल नहीं किया। लेकिन यार इस वक़्त मुझे तुम्हारे अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम क्या जानो कि इस वक़्त तुमने मुझे कितनी टेंशन दे रखी थी। लेकिन मैं इन तमाम बातों का उज़ाला कर दूँगा। वो यकीन दिला रहा था और सनाबे को यकीन भी आ रहा था। सनाबे मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करना पसंद नहीं करता, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तीसरे को हमारे दरमियान में मत लाओ। सनाबल के गिर्द छाया शहर टूटा था। उसने भवें सुकेड़े उसे देखा था। मैं किसको दरमियान में ला रही हूँ? वो ज़रा तीखेपन से बोली।
तुम्हें कोई भी शिकायत हो, मुझसे कहो। किसी दूसरे पर रख रख कर मुझे मत सुनाना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? ईसा ने तस्दीक चाही थी। पता नहीं वो समझी थी कि नहीं, पर सर हिला गई थी। शिकायतें होती हैं स्नाबल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी अना की तस्कीन की खातिर झूठा इल्ज़ाम लगा दें। स्नाबल एकदम ये गुस्से से पीछे हुई थी। मैंने तुम पर कौन सा झूठा इल्ज़ाम लगाया है? इसका लहजा फिर तर्श हुआ था। तुम जानती हो स्नाबल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने डैड से मेरी शिकायत लगाई, झूठ बोला कि मैंने तुम्हें थका दिया है। जानती हो कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी मुझे उनके सामने। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? मैं झूठ नहीं बोलती। ना तुम आगे हाथ बढ़ाते ना मैं पीछे होकर गिरती। तुम्हारी गलती है ये। साबिर ने खुलकर उसे अच्छी तरह जवाब दिया था। ईसा ने खशमगीन निगाहों से उसे देखा। तुम ये तो है कि इस वक्त मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था। ईसा ने जरा तीखेपन से कहा, पर उसे महसूस हुआ कि ये बात सुनकर वो गुस्से में आ चुकी है। अच्छा ठीक है, गलती मेरी है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ईसा ने फिर से उसे अपने करीब करते हुए कहा। वो खामोशी से इसकी हसार में आ गई थी। नाबिल मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। वादा करो, कहो कि मानोगी। स्नाबिल ने नजरें ऊपर उठाकर इसे इस अंदाज से देखा कि अभी वो कुछ और भी है समझाने को, बताने को, पर वो वादा करने में मुतामिल नजर आ रही थी। बोलो क्या बात है? आइंदा प्लीज बर्तन मत तोड़ना। वो एकदम उसके हिसार को तोड़ती हुई दूर हुई। बहुत मेहनत और हलाल के पैसों से है। वो फिर से खफा हुई थी। अच्छा ठीक है, सॉरी ईसा। ईसा ने उसके सते चेहरे को देखकर जरा मुस्कुराते उसे करीब करना चाहा, पर वो दूर हो गई थी। क्या हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? नहीं, वो कहती उठी और कमरे में चली गई। ईसा ने उसे जाने से नहीं रोका था। वो फिर से उसे नाराज कर गया था। वो अब इसके बारे में सोच रहा था। बचपन के साथ इसके साथ बचपन से इसके साथ गलत करता आया था। फिर उसे शादी के बाद यहाँ ले आया। नहायत ही गैर अखलाकी सलूक रवा रखा। इसके साथ फिर घर से इसे निकाल दिया, ये सोचे बगैर कि वो सही सलामत पहुंचेगी भी नहीं। फिर 6.25 साल तक उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके वहाँ पर रहने वालों के वहाँ रहने पर घर वालों के अलावा बाकी बाहर वालों ने भी तरह तरह के सवालात किए होंगे। कैसे सबको फेस किया होगा। फिर वहाँ शादियाँ हुई होंगी, सबकी ख्वाहिशात पूरी होते देखती होगी। शोहर था मैं, इसका हर मौका पर इसे ज़रूरत ज़रूर महसूस होती होगी। एहसास मरहूमी बढ़ता होगा। फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती होगी, तभी तो इतना गुस्सा करती है। वो इसकी पल पल बदलती कैफियत की वजूहात समझ गया था। यकीनन इसके साथ जुल्म हुआ था। मज़लूम थी। वो इसकी जगह कोई और होता, कब का इस रिश्ते पर लानत भेजकर अलग हो चुका होता। लेकिन उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। जो ही ईसा ने नतीजा अख्ज़ किया, उसने इस नाबिल बहादुर तरीन औरत लगी थी और ख़ुद का वजूद एक शैतान की तरह लगा था, जिसको अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसने आज काम नहीं करना था, फिर भी गैर इरादी तौर पर स्टडी में आ गया था। बस उसने ईमेल्स चेक की थी, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था। वो उस नाबिल के पास जाना चाहता था। वो अपना लैपटॉप बंद करके उठ गया था। रूम में आया तो लाइट ऑफ थी। ईसा की साइड का लैंप जल रहा था। वो भी सोने के लिए लेट गया था। उसने गर्दन तिरछी करके देखा, वो दूसरी तरफ मुंह किए लेटी थी। चंद लम्हे वो इसे ऐसे ही देखता रहा। फिर एकदम करीब होकर ईसा ने इसके कंधे को थामते हुए सर पर बूसा दिया था। तुम बहुत बहादुर हो स्नाबिल। वो दिल से इकरार कर गया था। वो जाग रही थी। ये कैसा बूसा था?
اس میں سنابل کے لیے عزت تھی، احترام تھا یا پھر انعام تھا۔ بہادر کا لفظ اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ آنسوں کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ اس وقت یہی غصہ سنابل کے دل میں اتر گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بوسے میں عزت تھی، تلافی تھی۔ سنابل جیسی لڑکی کو محبت سے کہیں زیادہ احترام کی ضرورت تھی۔ عیسیٰ نہیں جانتا تھا ایک چھوٹی سی بات نے سنابل پر بڑا اثر کیا تھا۔ وہ بیوی کو مان دے کر اپنی شان بڑھا گیا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو وہ کچن میں گھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، پھر چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ چلیں جے پی کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تو ان کی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے تیاری کرتے ہوئے۔ کافی جبرجنگ قسم کی ان کی لڑائی ہونی ہے، بہت ہی زبردست قسم کے اختلافات ہونے ہیں اور بات بہت آگے تک جانی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس پہ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے چینل پر شائع ہونے والے ناولس کیسے لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔